नमस्कार दोस्तों, सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आप नाम सुनकर चौंक गए होंगे, हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। लेस्ट स्टडी से बहुत सारे चैनल हैं, तो कोई स्टूडेंट हमारा चैनल सर्च करता है तो उसे मिलता नहीं, इसलिए हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। अगर आपके दिमाग में कोई लोगो हो तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा, ठीक है। और वीडियो आने में थोड़ा लेट है, इसके लिए माफ़ करिएगा। तबीयत ख़राब हो गई थी और अब जाके थोड़ा आराम हुआ है। तो हम आइए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर जाकर देखिए, उसमें हमने नोट्स पढ़ाए थे। नोट्स पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, और एक चीज़, नोट्स हम जो करवा रहे हैं पूरी कोशिश रहेगी कि मतलब सब कुछ उसमें आ जाए, जो कुछ छूट जाए क्वेश्चन आंसर से कवर हो जाए। इतना हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको आपको मतलब सब कुछ देने का पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। और जो क्वेश्चन हम करवाएंगे ज़रूरी नहीं इस टाइप के ही क्वेश्चन इसी तरह पूरा पेपर में देखने को मिले, और मिल भी सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आइए शुरू करते हैं। ब्रेल के बारे में आपको हमने पढ़ाया था। अगर आपको याद नहीं तो वो एक लड़की आती है कमरे में, उनके भैया बैठे होते हैं, याद है? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, पूरा वीडियो देखा करिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। जब कथन पढ़िए, इसमें कौन सा ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। बिंदु यानी उभरे बिंदु बनाकर। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। इसे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो इसमें कौन सा गलत है? सही कथन कौन कौन सा है? ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु को उभार कर बनाया जाता है, ये तो एकदम सही है, ठीक है, ये एकदम सही है। और क्या, और यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं है, यही गलत है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। हमने साफ साफ लिखवाया था, लुईस ब्रेल ने इस लिपि का आविष्कार किया था। इस लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने कब किया था? 1821 में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, मोटे कागज पर होता है और किसी नुकीली चीज़ से बनाया जाता है, और उसके बिंदु उभरे हुए होते हैं जो अपने हाथों को स्पर्श करते हुए पढ़ सकें। जब उभरा रहेगा तभी तो अच्छे से स्पर्श करेंगे। इस बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, ये भी सही है। इसे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, यह भी सही है, ठीक है। तो इस लिपि का आविष्कार किसने किया? लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के। और उन्होंने इस लिपि का आविष्कार कब किया? 1821 में, ठीक है। तो इसमें यही गलत है, यह लिपि 8 बिंदुओं पर नहीं 6 बिंदुओं पर आधारित है। अब इसमें सब कुछ आ गया, पूरा कोशिश था कि इस प्रश्न से में मतलब आपको सब कुछ मिल जाए, है ना। तो आप हमारे क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर पढ़ा करिए। हाँ, और आप जहाँ से भी तैयारी करना चाहें वहाँ से भी करते रहिए, और जो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो इसमें सही कथन कौन सा है? का, क्योंकि पहला सही है और तीसरा चौथा। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ब्रेल लिपि किसके लिए है? नेत्रहीन के लिए है, जिनको नहीं दिखाई देता। वे इसे कैसे पढ़ते हैं? स्पर्श कर कर लिखते और पढ़ते हैं, ठीक। इसका आविष्कार 1821 में हुआ था, और इसका आविष्कार किसने किया था? लुईस ब्रेल। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। इसलिए बार बार बता दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन हो करवाएंगे को तो आपको बिल्कुल भी मतलब भूलेगा नहीं कि हाँ ऐसे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मतलब जो क्वेश्चन हम करवाएं और जो ये थ्योरी पढ़ाएं उससे रिलेटेड रहे, और सारा कोर्स कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। लुईस ब्रेल ने 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का इस्तेमाल किया था, ठीक। इससे पहले शायद 12 बिंदुओं का इस्तेमाल किया जाता था, तो इन्होंने कितने बिंदुओं का? 6 बिंदुओं का। और ये क्या करते थे? 64 अक्षरों के चिन्ह वाली लिपि बनाई थी,
ठीक है। अब ये अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए, ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर या 4 बिंदुओं पर। तो अभी हमने आपको बताया था, है ना। तो यह लिपि में कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर। तो कौन सा सही है? का। दूसरे का सही है। ब्रेल लिपि में अधिकतर हमने पूरा जितना देखा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो हमने पूरी कोशिश की है कि जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो लेने की कोशिश की है। ठीक है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है कितने बिंदुओं पर? 5 डॉट्स या 5 बिंदुओं पर, 6 डॉट्स 6 बिंदुओं पर, 7 डॉट्स या 7 बिंदुओं पर, 8 डॉट्स या 8 बिंदुओं पर। तो यह लिपि कितने बिंदुओं पर बनी है? 6 बिंदुओं पर। तो इसका बी सही है। ठीक है। अब अगला देखिए, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस की कोई शिक्षिका हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेंगी। ठीक है। तो वो कैसे ऑनलाइन में, आप ही सोचिए कि जैसे दृष्टिबाधित हैं तो उनको कैसे पढ़ाएंगी। तो इस पे ये वाला हमने क्वेश्चन इसलिए लिया जिससे आपको समझ में आए कि क्या करना चाहिए। तो आप बताइए, आवाज़ में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, या सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ठोस अनुभव का उपयोग करके। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें देखो, जब आवाज़ में संदेश साझा करेंगे तो उनको सिर्फ क्या है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उन्हें सुनाई दे रहा और वो बोल भी सकते हैं। तो आवाज़ में संदेश अगर साझा करेंगे तो ये उनके लिए उपयोगी होगा। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करेंगे, ये भी सही है। जब हम बहुत सारी मौखिक चीज़ों को बताएंगे तो सुन तो सकते हैं ना, सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा, बोल ले रहे हैं। ठीक है। तो ये भी सही है। और सहपाठी द्वारा व्याख्या करके, अगर सहपाठी व्याख्या करता है तो ये भी सही है। अगर उसका कोई दोस्त उस चीज़ को नहीं समझ में आया, उसने व्याख्या किया तो उसके वो तो सुन के समझ सकते हैं। ठोस अनुभवों का उपयोग करके, यही गलत है। ठोस अनुभवों को उनको कैसे पता चलेगा। ठीक है। तो यही गलत है और ये ABC सही है। तो शिक्षण का ऑनलाइन विधि में एक ईवीएस की शिक्षिका ने क्या, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के शिक्षण में आवाज़ का संदेश साझा किया। ठीक। फिर क्या किया उसने, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करना और सहपाठी द्वारा व्याख्या करवाना उपयुक्त विधि है। जबकि ठोस अनुभव या मूर्त उदाहरणों के उपयोग से इसे देखा नहीं जा सकता। अगर आप कोई ठोस चीज़ लेंगे, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो कहाँ देख पाएंगे। वो चीज़ों को सुन लेंगे, समझ लेंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए ठोस अनुभव का उपयोग सही नहीं है। कॉन्क्रीट चीज़ें अभी वो नहीं समझ पाएंगे, जब उनको आप स्पर्श कराएंगे तभी समझ पाएंगे। तो डी गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है। अब अगला देखिए कौन सा है, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चला कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रतिक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा। गीता को इकबाल के विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने पर क्या करना चाहिए? उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए, उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने कहना चाहिए, या कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल की भूमिका निर्मित करनी चाहिए, या इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। तो जो सबसे सही है, जो सबसे उपयुक्त है वही सही है। तो क्या है, सी सही है। कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल की भूमिका निर्मित, मतलब उसमें इकबाल की भूमिका हो, उसके इर्द गिर्द और लोग हों। ठीक है। तो ये वाला ही सही है। गीता की कक्षा में एक विद्यार्थी जो है इकबाल है, दृष्टिबाधित है। गीता देखती हो कि पिछले कुछ दिन से नहीं आ पा रहा, तो वह पता करती है तो उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती, जो बोर्ड पे लिखती है, तो वह कक्षा प्रतिक्रियाओं में भाग भी नहीं ले पाता। तो गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए कुछ नाटक की योजना बनाना चाहिए जिसमें इकबाल जो है केंद्र, उसकी मेन भूमिका हो
और उसके आसपास वाले उसके साथ नाटक करें, तो इससे उसको सब कुछ सुनाई देगा, फिर उसका मन करेगा स्कूल आने का। ठीक है, तो आज इतना मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब घर के बारे पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम ये पढ़ा दे रहे हैं। फिर इससे अभी एक घर और छूट गया है, उसको अगले वीडियो में फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी घर होते हैं। मेरा नाम क्या है, नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है। कैंप में कई जगह के बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबको रहने का इंतज़ाम किया गया है। जैसे कई कई शहरों के लोग आए हैं इनके यहाँ श्रीनगर में, इनके स्कूल में। तो सब किस में रह रहे हैं? टेंट में। हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया, कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाकर। ये सब चीज़ें इसलिए बताया जा रहा है कि किस तरह हम लोग जो चीज़ें फेंक देते हैं, जिसको किस तरह फटे पुराने चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं, किस तरह हम बादाम के छिलकों का उपयोग कर सकते हैं। कहीं तो सूखे पत्तों या तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई गई है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह ऐसे हैं, जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आज कैंप का पहला दिन है, हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर क्या हुए, बैठ गए। सब ने अपना अपना परिचय दिया। सब ने अपने बारे में बताया कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं, जिससे आप जान तो पाओ कि वहाँ का घर कैसा है। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में बताया। सबसे पहले भूपेन ने बताया, ये भूपेन है। ठीक, भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, मैं असम का। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं असम के मेलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट, ठीक, 10 से 12 फुट, ये याद रखिएगा। कभी लिख देता है 15 फुट, है ना, कई चार ठो दे देता है, उसमें एक गलत कर देता है। फुट ऊंचे बने हुए हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया गया। मजबूत, देखिए चित्र है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया गया है। और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने हैं, अंदर भी लकड़ी के बने हैं। कितने फुट ऊंचाई पर? 10 से 12 फुट। अंदर भी लकड़ी, बांस का घर है ये कहाँ पर बनाया जाता है? असम में। असम में बहुत बारिश होता है, इसलिए इस तरह के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 फीट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब चमेली देखिए कहाँ की है। अब आई चमेली की बारी। उसने कहा, मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंडा ज़्यादा हो जाता है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। इनके मकान किसके बने होते हैं? पत्थर या लकड़ी। और असम में जो बच्चा रह रहा है उसने क्या बताया? बांस का बना होता है। और वो कितनी ऊंचाई पर रहता है? 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर रहता है। ठीक, अब ये देखिए, ये सब मिताली और अनुज ने बताया कि दिल्ली से आया हूँ। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते होंगे? यहाँ बिल्डिंगें हैं, क्योंकि ये समतल एरिया है। इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसे मकान हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कहाँ रहते हो, कहाँ से जुड़े हुए हो। ठीक है, दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव के लोग और कस्बों से लोग काम की तलाश में आते हैं। ठीक है, तो ये लोग अक्सर शहर में बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान
होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। और कई लोग के पास तो कुछ भी नहीं होता, तो कहाँ लेटते हैं वो लोग? सड़क पर लेटते हैं या फुटपाथ पर, स्टेशन पर। इससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, इनकी जान भी चली जाती है। ठीक है। काशीराम ने बताया, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती, देखिए। हाँ, इसलिए मोटी तो ठंडा रहता है मिट्टी का घर। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और छतें कटीली झाड़ियों उसकी बनी होती। किसकी? कटीली झाड़ियों। ये पूछा जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ये राजस्थान के रहने वाले हैं। यहाँ मिट्टी का घर होता है और दीवार कैसी होती है? मोटी होती हैं। इसे मिट्टी और गोबर से लीपा पोता जाता है, जिससे कीड़े मकोड़े ना आए। इसकी छतें कैसी होती हैं? कटीली होती हैं। बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। मतलब जिसके पास घर नहीं है उसके लिए सबसे बड़ा दुख है कि वो कहाँ रहे। जैसे बारिश होने लगती तो उन्हें वहाँ से फुटपाथ से उठ के भागना पड़ता है। इसी तरह से देखिए, इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। ठीक। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। फिर उसके बाद सबने लोकगीत गाई अपनी अपनी भाषा में। सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहावा चाय पिया। इलायची और बादाम ये कहाँ पे मिलता है? बहुत मज़ा आया। शाम को सब डल झील घूमने गए। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। और इलायची और बादाम का जो कहावा पिया, चाय पिया, ये भी श्रीनगर में ही मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी। वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी। शिकारे में बैठे कुछ बच्चे ने चप्पू चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ है और बीच में 4 चिनारी है। ठीक है, बीच में क्या है? 4 चिनारी है। तो हाउस बोट देखा, उसमें शिकारे पर बैठे। ठीक है। तो ये सब कहाँ है? डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। हाउस बोट भी श्रीनगर में देखा। शिकारे पे बैठे वो भी श्रीनगर में। और कहावा, इलायची और बादाम डला कहावा पिया, चाय पी, तो भी वहीं मिलता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।